अस्सलाम वालेकुम। सर्दी की ठंडी रातों में जब आप लोग अपने बिस्तर में सो रहे होते हैं तो कुछ लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। रात के वक्त वैसे भी कहा जाता है कि गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये वक्त जिन्नात का होता है जो कि फजर तक रहता है। अक्सर लोगों की ड्यूटीज रात की होती हैं। वो अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि आम इंसान की समझ और सोच से बाहर होती हैं। ऐसे ही दिल दहला देने वाले वाक़यात मैं आप सबके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये दोनों वाक़यात इस्लामाबाद से जुड़े हैं जो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ के हैं। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान खालिद है और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब जहाँ भी हों, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। तो जल्दी से अपने आसपास इसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज का पहला वाक़या उमर सईद ने भेजा है जो कि इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम उमर है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या मेरे साथ 2 साल पहले पेश आया था। वाक़े का आगाज़ करने से पहले बताता चलूँ कि मैं एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ जहाँ मेरा काम पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। ये बात तब की है जब मुझे ये जॉब स्टार्ट किए हुए सिर्फ 1 माह का अरसा गुजरा था। हमारा ये पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के सेक्टर F6 मरकज़ में था। हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स शाम 6 से लेकर रात 3 बजे तक होती थी। एक रात मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था कि अचानक मुझे एक ऑर्डर मिला। तब रात के 3 बजे के करीब का वक्त था। जब मैंने ऑर्डर देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि वो ऑर्डर भी F6 से ही आया था। ये मेरा लास्ट ऑर्डर था जिसके बाद मुझे क्लोजिंग देकर घर जाना था। इस ऑर्डर के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना था वरना रात के 3 बजे हमें ऐसी जगहों के ऑर्डर मिल जाते थे जहां पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद घर आते आते सुबह के 4 बज जाते थे। हमारी पॉलिसी के मुताबिक जब भी हमें ऑर्डर मिलता था तो हम कस्टमर को कॉल करके इत्तला देते थे कि हमें आपका ऑर्डर मिल चुका है और हम 20 मिनट में आपकी लोकेशन पर होंगे। मुझे भी जब ये ऑर्डर मिला तो मैंने फ़ौरन कस्टमर को कॉल की कि उसे बता सकूं कि आपका ऑर्डर रेडी हो रहा है, मैं कुछ देर बाद आपकी लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। जब मैंने कॉल की तो मेरी ये कॉल उस कस्टमर ने रिसीव नहीं की। मैंने सोचा कि हो सकता है वो बिज़ी हो। कुछ देर गुजरने के बाद जब मैंने दोबारा कॉल की तो उस कस्टमर ने मेरी वो कॉल फ़ौरन काट दी। मैं फिर भी इंतज़ार करने लगा कि हो सकता है कि कस्टमर मुझे खुद कॉल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ऑर्डर रेडी होकर मुझ तक पहुंच गया और उसको मैं अपने पिज़्ज़ा बैग में डालकर लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा। वो ऑर्डर मुझे F6 के घरों से मिला था। जो लोग इस्लामाबाद के इस सेक्टर के बारे में जानते हैं उन्हें ये भी मालूम होगा कि ये इस्लामाबाद का एक खामोश सेक्टर है। और जो लोग इस्लामाबाद के बाहर से सुन रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सेक्टर में बड़े बड़े बंगले हैं और हर वक्त यहाँ खामोशी और सन्नाटे का आलम होता है क्योंकि इस सेक्टर में रहने वाले ज़्यादातर लोग मुल्क से बाहर रहते हैं और उनके घर सारा साल बंद पड़े रहते हैं। वैसे तो ये एक इंतहाई खूबसूरत सेक्टर है, लेकिन रात के वक्त यहाँ खामोश बंगलों की भूल भुलैया इंसान को काफ़ी खौफजदा करती हैं। इस जगह की गलियाँ इंतहाई खुली और बड़ी हैं और हर तरफ आपको बड़े बड़े बंगले देखने को मिलते हैं। ये ऑर्डर भी मुझे इन्हीं बंगलों के बीच एक घर से आया था। मैंने अपने फ़ोन पर लोकेशन ऑन कर रखी थी और मैप्स की मदद से मैं उस घर की तरफ बढ़ रहा था जहां मुझे ये ऑर्डर डिलीवर करना था। इस दौरान मैंने फिर से कस्टमर को कॉल की, लेकिन इस बार भी मेरी ये कॉल फ़ौरन काट दी गई। उस इलाके की गलियां काफ़ी लंबी थीं। जब मैं किसी गलत गली में दाखिल होता था तो मुझे वहां से निकलने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता था। मैं उस घर के काफ़ी करीब आ चुका था, लेकिन मोबाइल डाटा स्लो होने की वजह से मैं उस घर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद मैं एक गली में दाखिल हुआ। ये वो गली थी जहां मैं कुछ देर पहले भी आया था। वो घर उस गली के दरमियान में था जहां मुझे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। अब हैरत की बात ये थी कि उस गली में सभी घरों की लाइट्स ऑन थीं। देखकर एहसास होता था कि चलो फैमिली ना सही, इस घर में सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर मौजूद है जो घर की रखवाली कर रहा है। लेकिन जिस घर से मुझे ऑर्डर मिला था वो घर टोटली अबैंडन था। असल में वो घर नहीं था,
बल्कि एक बड़ा बंगला था, लेकिन उस बंगले की एक भी लाइट ऑन नहीं थी और वहां बिल्कुल अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट्स की मदद से वो बंगला मुझे वाज़े दिख रहा था, लेकिन उसको देखकर मालूम होता था जैसे ये काफी अरसे से वीरान है। उस बंगले की वीरानियत को देखते हुए मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके सामने रुक सकूं, इसलिए मैं उसके साथ वाले घर के सामने रुक गया था और फिर से कस्टमर को कॉल करने लगा था कि मैं आपकी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, काइंडली अपना ऑर्डर रिसीव कर लें। लेकिन कस्टमर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। मुझे उस घर की बेल देते हुए खौफ आ रहा था, क्योंकि उसके गेट के सामने सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जिसको देखकर मालूम होता था जैसे यहाँ कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। एक वक्त तो मैंने सोचा कि जाकर बेल देता हूँ, लेकिन मुझे गेट के करीब जाते हुए वाकई डर लग रहा था और मेरे दिल में शक भी था कि हो सकता है कि ऑर्डर इस घर से ना आया हो। कुछ ही देर बाद उस घर के फर्स्ट फ्लोर के कमरे की एक बड़ी सी खिड़की से मुझे रोशनी नजर आने लगी। वो एक धीमी रोशनी थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बार बार उस कमरे की लाइट ऑन ऑफ कर रहा है। ये देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई कि चलो कोई तो इस घर में रहता है, और मैं घर के गेट की तरफ बेल बजाने के लिए बढ़ने लगा। मैं जूं ही आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि उस घर की खिड़की से मुझे कोई इशारा कर रहा है। वो एक अजीब सी औरत थी जो बाल खोले खिड़की का पर्दा हटाकर मुझे देख रही थी। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैंने उससे इशारे की मदद से बताया कि मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। इस पर उसने सर हिलाकर जवाब दिया कि वो बाहर आ रही है। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और पिज़्ज़ा बैग से उसका पिज़्ज़ा निकालने लगा। जैसे ही मैं पिज़्ज़ा निकाल कर गेट की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई घर के अंदर से गेट की तरफ भागता हुआ आया है, क्योंकि खामोशी होने की वजह से सूखे पत्तों पर भागने की आवाज को मैं बकायदा सुन पा रहा था। कुछ ही पल में एक अजीब सा हाथ गेट के ऊपर से बाहर आया, जिसने एक सफेद रंग का इनवेलप थाम रखा था। वो कोई आम हाथ नहीं था, वो एक इंसानी हाथ था जो काफी पतला और लंबा था और हर तरफ से स्याह बालों से ढका हुआ था। मुझे आज भी याद है उस हाथ की हथेली पर भी स्याह बाल थे जो कि काफी घने और लंबे थे। उस हाथ ने वो इनवेलप गेट से बाहर फेंक दिया और जो कोई था वो दोबारा भागकर गेट के अंदर चला गया। ये देखने के बाद मैं काफी सहम गया और रुककर सोचने लगा कि क्या करूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करूं या वापस चला जाऊं। मैं ऑर्डर वापस ले जाने का सोच ही रहा था कि दोबारा उस घर के कमरे में लाइट ऑन हुई और एक औरत पर्दा हटाकर मुझे देखने लगी। फिर साथ ही उसने मुझे इनवेलप उठाने का इशारा किया। मुझे लगा कि हो सकता है उसमें कुछ जरूरी हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ बढ़ा और मैंने वो इनवेलप उठा लिया। जब मैंने उस इनवेलप को खोला तो उसमें पिज़्ज़े की पेमेंट मौजूद थी और साथ ही एक कागज पर लिखा था कि पिज़्ज़ा गेट के बाहर रखकर चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि मुझे ये सब हर हाल में करना था। पिज़्ज़ा रखते हुए मैंने सोचा था कि जाते हुए गली के कोने पर रुककर देखूंगा कि आखिर कौन इस घर में रहता है और कौन ऑर्डर उठाने आता है। जब मैं पिज़्ज़ा गेट के सामने रख रहा था तब ठीक उस घर के गेट के पीछे कोई खड़ा था जो तेज तेज सांस ले रहा था। वो जो कोई भी था वो बहुत ही अजीब तरीके से सांस ले रहा था, जैसे वो कई मीलों भाग कर यहाँ आया हो। और तब वही औरत उस खिड़की से झांक कर मुझे देख रही थी। मैं जो ही पिज़्ज़ा रख कर वहां से जाने लगा तो मुझे एक औरत ने आवाज देकर कहा कि उमर, अब पीछे मुड़कर मत देखना और छुप कर देखने का तो सोचना भी मत। उस औरत की ये आवाज सुनने के बाद मैं कब और कैसे रेस्टोरेंट पर वापस पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं। इस वाक़े के बाद मैं 3 दिन तक शदीद बुखार में रहा था और 1 महीने तक जब मैं रात की डिलीवरी देने जाता था तो मैं किसी ना किसी को अपने साथ ले जाता था, क्योंकि मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। उस वीरान बंगले में वो औरत क्या कर रही थी? वो कौन था जो गेट के पीछे जानवरों की तरह सांस ले रहा था? वो अजीब बालों से भरा हाथ किसका था और उनको कैसे पता चला कि मेरा नाम उमर है और मैं उनको छुप कर देखने वाला हूँ? ये वो सवाल हैं जो आज भी मेरे दिमाग में गर्दिश करते हैं। ये मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है जिसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो अकमल खान ने इस्लामाबाद से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम अकमल है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ।
मैं पिछले 5 सालों से पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ। इन 5 सालों में ड्यूटी के दौरान मेरे साथ कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर करता रहूँगा। जो वाक़या मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या आज से कुछ दिनों पहले का है। ये बात 15-16 जनवरी की है, जब मैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। तब रात के 1 बजे के करीब का वक्त था जब मुझे एक ऑर्डर मिला जिसमें 4 पार्टी साइज पिज़्ज़े थे। जिस रेस्टोरेंट में मैं जॉब करता हूँ, हमारा ये रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के I8 सेक्टर में है, जबकि ये ऑर्डर मुझे G8 सेक्टर में डिलीवर करना था। मेरी कस्टमर से बात हो गई और मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं यहाँ से 20 से 25 मिनट में निकलने वाला हूँ। कुछ ही देर बाद ये ऑर्डर तैयार हो गया। इस ऑर्डर को मैंने अपने पिज़्ज़ा बैग में डाला और डिलीवरी के लिए चल पड़ा। मैंने सोचा था कि शिफा हॉस्पिटल के रास्ते से होता हुआ G8 जाऊंगा, क्योंकि G8 जाने के लिए ये एक मुख्तसर और आसान रास्ता था। जब मैंने शिफा हॉस्पिटल क्रॉस किया तो मुझे अपने बाइक पर काफी वजन महसूस होने लगा। ऐसे लगा जैसे कोई बहुत ही वजनी चीज मेरे बाइक के पीछे आकर बैठी है। इस दौरान मैंने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन मेरे बाइक के पीछे कोई भी नहीं था। मैं एक दरमियानी रफ्तार पर बाइक चला रहा था और वो वजन मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था। मैं खामोशी से बाइक चलाता रहा। कुछ ही देर बाद मेरे दाएं जानिब इस्लामाबाद H8 कब्रिस्तान की हदूद शुरू हो गई। जैसे ही कब्रिस्तान की हदूद शुरू हुई थी, मैं महसूस करने लगा था कि वो वजन मजीद बढ़ रहा है। मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और जब तक कब्रिस्तान की हदूद खत्म नहीं हो गई, मैं मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते हुए अपना बाइक चलाता रहा। जैसे ही कब्रिस्तान की हदूद खत्म हुई, मुझे महसूस हुआ कि कोई बहुत वजनी चीज मेरे बाइक से छलांग लगाकर उतरी है। इसके बाद मेरे बाइक का वजन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं G8 में उस घर के बाहर पहुंच चुका था जहां मैंने ये ऑर्डर डिलीवर करना था। जब कस्टमर को मैं उसका ऑर्डर देने लगा तो मैंने महसूस किया कि पिज़्ज़े के डब्बे काफी हल्के हैं। जब मैंने वो डब्बे बाहर निकाले तो उनके वजन से ऐसे लग रहा था जैसे वो खाली हैं। मैं वो तमाम डब्बे साइड पर रखकर उनको चेक करने लगा। जब मैंने उन्हें खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उन डब्बों में पिज़्ज़े गायब हो चुके थे। एक वक्त तो मुझे ऐसे लगा जैसे रेस्टोरेंट वाले इनमें पिज़्ज़ा डालना भूल गए हैं, लेकिन उन डब्बों में पिज़्ज़े के ऑयल के निशान थे और पिज़्ज़ा इंग्रेडिएंट्स की खुशबू भी आ रही थी। इस सब में एक बात और हैरान कर देने वाली ये थी कि उन डब्बों पर जो हम टेप्स लगाते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही लगी थी जैसे लगाई गई थी। उन टेप्स को किसी ने नहीं छेड़ा था, लेकिन उन सब के अंदर पिज़्ज़े मौजूद नहीं थे। और मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने ये ऑर्डर पिज़्ज़ा बैग में रखा था तब ये तमाम डब्बे भारी थे और मैं रास्ते में कहीं रुका भी नहीं था। इसके बावजूद मैंने अपने मैनेजर को सारा वाकया सुनाया, जिस पर उसने CCTV फुटेज निकलवाई तो उसमें साफ देखा गया कि रेस्टोरेंट वालों ने तमाम डब्बों में पिज़्ज़े डाल कर दिए थे। वो पिज़्ज़े कहाँ गए इस बात का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिज़्ज़े जिन्नात की खुराक का हिस्सा बने और जो कोई चीज़ मेरे बाइक के पीछे आई थी वो ज़रूर इस खाने की खुशबू की वजह से आई थी, जो अंदर से सब कुछ निकाल कर ले गई। ये मेरा वाकया था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं उमर सईद और अकमल खान का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाकयात हमसे शेयर किए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।